कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं सिफोलॉजिस्ट सज्जन कुमार सिंह जी। सज्जन, बहुत स्वागत है आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि जहाँ हम जाते हैं एक ही सवाल होता है। अभी फिलहाल इलेक्शन 5 राज्यों में हुआ, लेकिन बंगाल में क्या होगा? अभी स्टूडियो में हम घुसे हैं हम लोग, और इधर से पीछे से आवाज आई है, जो मेरे पीछे कैमरा है वहां से, क्या हो रहा है सर? तो सामने वाले जो अब जिस कैमरे में मैं देख रहा हूँ उसके पीछे जो सज्जन है वो बोले सर 154 है नंबर, उनको पता है 154 आ रहा है। तो आप जिसके पास जाइए, या तो उसके पास सवाल है या उसके पास एक नंबर है कि टीएमसी की इतनी, नहीं तो बीजेपी की इतनी। अब नीचे थे तो वहां भी कैफेटेरिया में ये बातें हो रही थी, तो मैं मजाक में कह रहा था जैसे इस कमरे में इस वक्त आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन हैं 7-8 लोग, हम 4 बैठे हैं, इसके अलावा भी 3-4 लोग हैं, और बल्कि ज्यादा ही। सबको पता है क्या हो रहा है बंगाल में, सिवाय एक आदमी के जो एक सिफोलॉजिस्ट बैठा है इस कमरे में, सिवाय उसके सबको पता है, सबको पास नंबर है कि क्या होने जा रहा है। हम तो सर, हम देखिए सज्जन, मजाक की बात है, लेकिन हम जो इन्होंने बता दिया उसको आप काट तो सकते ही नहीं। हम इन्होंने कहा ये हो रहा है, तो मैंने कहा ठीक है, मान लिया ये हो रहा है सज्जन से, लेकिन क्योंकि ये इनकी दुविधा दूर नहीं हो रही सर, ये मेरी इनसे पहली बातचीत होती रही है, तो इनके दिल दिमाग में एक क्लैश है। दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, तो वो आप ही दूर कर सकते हैं। डॉक्टर तो आप ही। नहीं, जिसके दिमाग में अभी भी क्लैश है उसको कोई नहीं समझा सकता। सज्जन, आप बताइए, आप तो असली रिजल्ट ही बताएगा। और ये जो 2 फोटो यहाँ लगाई है ना हमने, आज ये से कहा कि लड़ाई तो इन्हीं दोनों की थी। मतलब ये क्लैश बेसिकली इन 2 व्यक्तियों का है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अमित शाह और ममता बनर्जी। इसकी हम लोग आज थोड़ी और खोलेंगे। मैं दुविधा का कारण बताता हूँ, और इसमें बाकी लोग वरिष्ठ हैं और काफ़ी सोर्सेज हैं, तो अंदर की बात भी आएगी, लेकिन मैं ग्राउंड की स्थिति क्यों दुविधा है। जब नवंबर में पहली बार हम बंगाल गए, चुनाव के पहले जाने का फ़ायदा ये होता है कि तब लोगों का उतना बोलने का तरीका फिल्टर्ड नहीं होता है, लोग खुल के बताते हैं। तो टीएमसी के खिलाफ गजब का फ्रस्ट्रेशन कोलकाता के भद्रलोक में भी दिखा, और ये मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था कि पिछली बार तो हम आश्वस्त थे कि बीजेपी जीत रही है, जिस तरह का एक एंटी टीएमसी, लेकिन मिडिल क्लास बंगालीज में वो रेसिस्टेंस दिख रहा था। तो हमने देखा कि ये एलिट क्या कर पाएंगे। लेकिन इस बार कोलकाता में जिस तरीके से बात आई, अब वो सी वर्ड यूज़ नहीं करना चाहते हैं, एम वर्ड यूज़, कॉमनल मुस्लिम उनका ये है, तो वो उसको डिफ्लेक्ट करते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, बंगाल के सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को वो एक कोड वर्ड है कि वहाँ पे हिंदुत्व का और जो मुस्लिम डेमोग्राफी आ रही थी, तो ये चीज़ें दिखी। उसके बाद बाकी जगह भी हमने एक रिप्रेजेंटेटिव विजिट किया अलग अलग रीजन में, तो इस बार दिखा कि फ्रस्ट्रेशन टीएमसी से 21 के तुलना में काफ़ी ज़्यादा था, बस लोग लाउड नहीं थे, डिप्रेस्ड थे। वो हताशा किस लिए थी कि हम बदलना तो चाहते हैं, लेकिन जो बंगाल बीजेपी है उसमें कोई क्षमता नहीं, कोई उसमें कैपेबिलिटी नहीं है। ये नवंबर दिसंबर की बात हम बता रहे हैं। तो 21 का जो वायलेंस हुआ और जिस तरह उन्हें अबेंडन किया गया था, उसके बाद 21 का चुनाव 19 के लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में हुआ था, एक मोमेंटम था। 26 जो हो रहा है वो तब तक 24 का था, जिसमें बीजेपी के सीटें, वोट भले ही 1% बढ़ा, सीटें कम हो गई, जो लाउडर मैसेज था। तो लोगों में लगा कि भाई हम चाह रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा, ये तो दीदी जो है, कुछ लोग बोले ये औरत कुछ न कुछ करके मैनेज कर लेगी। उसके बाद जब हम लोग मार्च में गए, तब तक एसआईआर का पहला ड्राफ्ट लिस्ट आ चुका था। ड्राफ्ट लिस्ट में नाम लगभग 58 लाख कटे, बाद में 5 लाख और कटा। उसमें कहीं से भी जो एक एक्सपेक्टेशन था कि 1-8 करोड़ नाम कटेगा और उसमें मेजॉरिटी जो है इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठिए कटेंगे, तो थोड़ी उस पर भी निराशा आ गई कि हमारे लोगों ने ठीक से रिपोर्ट नहीं किया। टीएमसी ने ये जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनको कार्ड वार्ड बनवा के, बोनाफाइड करवा के मैनेज कर लिया। तो पहली बात यह थी कि एंटी टीएमसी सेंटीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग, प्रो बीजेपी नहीं था, एंटी टीएमसी। तो हमने देखा कि क्या नो टू ममता यस टू बीजेपी हो रहा है, तो हमें लगा कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। और हम लोगों ने देखा कि नो टू ममता को यस टू बीजेपी करने के लिए जो 4 साल में मेहनत होना चाहिए था, वो बिल्कुल बंगाल बीजेपी ने नहीं किया। मार्च के बाद स्थिति बदलनी शुरू होती है। जो 60 लाख और नाम डाले जाते हैं
उसमें जब धीरे धीरे डी वोटर जो असम से आपका आया कि डाउटफुल वोटर, कि आप एक्चुअल वोटर हैं, पहले वाला तो था जो डेड वोटर है, शिफ्टेड वोटर है, लेकिन आपकी क्रेडेंशियल एस्टेब्लिश नहीं है, उसमें 30-33, तो खलबली आई और लोगों में ये क्या आया कि हाँ मथुआ बेल्ट में भी था, लेकिन मथुआ लोग कह रहे थे कि कट जाए ठीक है, लेजी पार्टी है, लेकिन हमारा वोट कहीं से गड़बड़ नहीं हो रहा है। लेकिन जब उसमें ये एक परसेप्शन आना शुरू हुआ, तो बंगाल में क्या है, बाकी जगह परसेप्शन वार जो हम लोग करते हैं कि बिहार में कहीं भी कि माहौल क्या है, जाके आप चाय की दुकान पे कहीं पे, तो उसका हर पार्टी इसलिए उसमें जीतना चाहती है कि जो न्यूट्रल या फेंस सीटर है, जो नॉन कमिटेड वोटर है, वो देखा देखी आ जाए। ठीक है। बंगाल में परसेप्शन वोटर कोर के लिए जरूरी है। आप देना चाहते हैं अपोजिशन को, लेकिन परसेप्शन में अगर वो पार्टी नहीं जीत रही है, आप नहीं देंगे, वहां नहीं जाएगा आदमी, नहीं देंगे। इतना खतरनाक वायलेंस का डर आपको होगा। ठीक। तो उस परसेप्शन वार में हम लोगों ने वो क्राइटेरिया और उसके लिए फियर फैक्टर का नीचे जाना था। मार्च के बाद जब केवल अमित शाह जब वहां पहुंचते हैं और उसके बाद जिस तरीके से सिक्योरिटी मेजर्स आने शुरू होते हैं, लोगों में वो कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है कि नो टू ममता, यस टू बीजेपी हो सकता है। और लास्ट तक जिस तरह अनप्रेसिडेंटेड 2,40,000 सीआरपीएफ की, बाकी जगह की पुलिस बायस्ड होती है, बंगाल पुलिस कैडर होती है, वो चुनाव लड़ती है, जितवाती है। तो अंत तक ये आया, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि एक तो यह है कि मुस्लिम कंसोलिडेशन जबरदस्त है। तो पहली बात कि 2011 में ममता या 77 में सीपीएम ने 100% वोटर को अपील किया, ममता बीजेपी 70% को सुपर वो सेंटिमेंट है। लेकिन सेकेंड फेज में आप देखिए कि बहुत जगह साउथ 24 परगना 30% से ऊपर मुस्लिम आबादी है। एक तो डर होता है सीपीएम पार्टी का, बंगाल पुलिस के प्रोटेक्शन का उन गुंडों को, और जहां भी 30% से ऊपर मुस्लिम आबादी है वहां हिंदुओं की बॉडी लैंग्वेज आप जाके देख लीजिए। साउथ 24 बर्धमान में सीट आपका बढ़ेगा, क्योंकि वो स्थिति नहीं है इस बार, वो गुंडागर्दी। आपकी दुविधा यह है कि अभी भी लोगों ने जाकर के जो डालना भी चाहते थे बीजेपी को, जाके डाला कि नहीं डाला। नो टू ममता क्या पूरी तरीके से यस टू बीजेपी हुआ? वही डर के मारे लोग घर तो नहीं बैठ गए। वही मेरा एक नहीं, वो अभी भी उसका आपको पूरा जवाब सांगठनिक नहीं मजबूती और कंसोलिडेटेड मुस्लिम वोट ममता के पास है। देखिए, इसलिए मैं ये इलेक्शन क्लोज मानता हूं। देखिए, एक खबर मैं आपको भी देता हूं। पहले तो हमने, आप सबने कई जगह वो खबर देखी थी हमारे यहाँ भी कि पोलिंग के दिन जो है बीजेपी की ईवीएम पर बीजेपी के निशान के ऊपर टेप लगा दिया था। ऐसी कई जगहों से खबरें आई थी। तो कई जगहों पर रीपोलिंग के ऑर्डर दे दिए गए। मतलब इस वो चीज़ें जो भी रिपोर्ट हुई हैं उन सब पर एक्शन लिया जा रहा है। एक तो ये आपने देखा होगा। दूसरा, आपने कल से देखा होगा ममता बनर्जी कितनी दौड़ भाग कर रही हैं। रात को ईवीएम स्टोर रूम में, स्ट्रांग रूम में पहुंच जाना, वहाँ 3-4 घंटे उनका जाकर के बैठे रहना, पोलिंग के दिन बूथ बूथ घूमते रहना। तो ममता बनर्जी परेशान है। उनको इतना परेशान लोगों ने कभी देखा नहीं। लेफ्ट वाले भी कमेंट कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं कि हमने ममता बनर्जी को ऐसा तो कभी नहीं देखा, इतनी खलबली मची हुई तो कभी नहीं देखी। तो इससे क्या जवाब नहीं मिल जाना चाहिए इनकी बात का, जो दुविधा भी उनके मन में? आश्चर्य है मुझे, सज्जन को नहीं मिला, ममता बनर्जी को मिल गया कि वो चुनाव हार चुकी हैं। हार रही है नहीं, हार चुकी हैं, ये ममता बनर्जी को समझ में आ गया। देखिए, जो जन नेता होता है ना, उसको पब्लिक पल्स का बहुत अच्छा पता होता है। वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, वो अलग बात है। 2004 के चुनाव में अटल जी ने बीच चुनाव में कह दिया था कि नहीं लौट रही है सरकार। अच्छा, तो ऐसे लोगों को लंबा अनुभव है, 25 साल, 30 साल, 40 साल, देख रहे हैं कि कैसे रिएक्ट करता है वोटर, तो क्या नतीजा आता है, किस तरह का उत्साह हमारे कार्यकर्ता और नेताओं में है, किस तरह का लोगों में है। जब ये स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आने लगता है ना पब्लिक का, तब वो तय करता है मतलब कि अब चेंज हो रहा है। फिर उसमें आपको केवल वहां पर मौजूद रहना पड़ता है, मतलब वहां से गायब ना हो जाए, ये जरूरी होता है। 21 और 26 में अंतर यह है कि वहां मौजूद रहने के बावजूद बीजेपी के कैडर के लोगों को भरोसा नहीं था। एक चीज कि अगर आप हार गए तो क्या हमारी सुरक्षा कर पाएंगे, उसका जवाब हाँ में नहीं मिला उनको कभी, और वो साबित भी हो गया 2021 के बाद। इस बार इस तरह का डर नहीं, वो डर निकल गया है कि हिंसा होगी। हिंसा इतनी देख चुके हैं कि मतलब वो जो कहते हैं ना कि एक हद के बाद जो है दर्द दवा बन जाता है, वो स्थिति है पश्चिम बंगाल में कि जो भी हो बदलना है।
परिवर्तन जरूरी है। अब उस सबके अपने अपने कारण हैं, कुछ कारण जो है वो कॉमन है, बाकी ज़्यादातर लोगों के मतलब महिलाओं से बात कीजिए तो महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, युवाओं से बात कीजिए तो रोज़गार का मुद्दा है, दूसरे लोगों से बात कीजिए तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है उसका मुद्दा है। लेकिन कुल मिलाकर उसका जो निचोड़ निकलता है कि ममता बनर्जी के बस का नहीं है। हमने 15 साल देख लिया जी, ये कुछ नहीं कर पाई। जो हम चाहते हैं उस दिशा में बढ़ती हुई भी नहीं दिख रही है। जनता ऐसी भी पार्टी को, सरकार को फिर से मौका देती है जिसके बारे में उसकी ये धारणा बने कि नहीं ये करना चाहती है और करना चाहते हैं और उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी के 15 साल के राज के बाद लोगों को हो गया कि इनके बस का नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में करके दिखाया है। प्रधानमंत्री की जो क्रेडिबिलिटी है, उसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो आंखों से देख रहे हैं लोग कि कैसे बदल रहा है। बीजेपी रूल जो स्टेट है, उसके अलावा भी दूसरे स्टेट भी, उनमें कितना बदलाव आ रहा है। 5 साल में के लिए जो सरकार आती है वो भी कितना बदलाव लाती है। 15 साल वाली सरकार भी नहीं ला पाई है। तो मुझे लगता है कि कम से कम मैं अपनी ही बात कर सकता हूं, कोई डाउट नहीं लग रहा है बीजेपी की जीत हो रही है और मेरे हिसाब से वन साइडेड जीत हो रही है। ये पश्चिम बंगाल का रिकॉर्ड है। जो भी पार्टी आई है बड़े बहुमत से आई है। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि 4 सीट कम हो गई और 5 सीट ज्यादा हो गई, इस तरह का वैसे मैंडेट तो 2 सर्वे कल शाम क्योंकि देर शाम रिस्क जारी है। भी हुए हैं। अगर ये मैंडेट आप देने की कोशिश करेंगे कि 5, 7, 10 सीटों का अंतर रह जाए तो वो हमेशा रिस्की रहेगा कि कम हो सकता है, नीचे आ सकता है। इतना अंतर रखो कि कोई रिस्क ही न रहे। तो लोगों ने उस रिस्क को, ये पोलिंग परसेंटेज बताता है कि लोगों ने उस रिस्क को खत्म कर दिया। ठीक है कि क्लियर मैंडेट होगा। जो कि मैं आपसे कह रहा था, 2 सर्वे जो और आए हैं, एक आया चाणक्य टुडे का, तो उन्होंने वही 190 के ऊपर दिया है बीजेपी को, और दूसरे ने वही 150 160 वोट 5 का जो आया है उन्होंने वैसा सर्वे दिया है। आप कह रहे हैं 190 भी नहीं हुआ तो 70 पार तो हो गई, 170 प्लस। नहीं, उससे ऊपर 190 हो तो कोई आश्चर्य नहीं। मैं तो कह रहा हूँ 200 भी पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। हाँ, आप देखिए, मतलब ममता बनर्जी को उस हालत में एंटी इनकम्बेंसी 21 में भी थी, 215 सीटें मिली। तो ऐसा नहीं है। और ये जो होता है ना कि 30% मुसलमान, 30% मुसलमान, 70% हिंदू है भाई। 70% भी उसका मिल गया बीजेपी को, तो 49% वोट हुआ। ठीक है। और 49% का मतलब है जो ममता को मिला था उसमें से कम होगा ममता का। दोनों चीजें देखिए, बीजेपी का बढ़ेगा हिंदू वोट और ममता बनर्जी का कम होगा, तो वो डिफरेंस को और बड़ा कर देता है। ठीक है। तो इसलिए उस 30% से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वरना आप देखिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो है वो संभल की सीट बीजेपी कभी जीत सकती है। ठीक। और जो आप कह रहे थे कि जैसे सर ने भी कहा कि भाई लोगों को अगर ये भरोसा चाहिए था कि क्या बीजेपी अगर जीतती है तो क्या ये हमको बचा लेंगे, या कोई हमारे पीछे खड़ा है कि नहीं है, तो वो आपने कहा कि वो उनको नहीं मिला, लेकिन तब भी लोगों ने मन इस बार बना रखा है कि जिस तरह से सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया उससे भरोसा। उसके बाद जो कहा गृह मंत्री ने कि चुनाव के बाद, मतदान के बाद भी सेंट्रल फोर्सेस रहेंगी, तो ये एक एश्योरेंस हुआ कि पिछली बार की गलती बीजेपी दोहराने नहीं जा रही। और वो तो पूरे इलेक्शन में आपको दिखाई दिया जिस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस ने ही नहीं बल्कि स्टेट पुलिस ने भी, उन पर जो आरोप था कि ये बिल्कुल एक एक्सटेंशन की तरह, पार्टी के एक्सटेंशन की तरह काम करते हैं, इस बार उन्होंने भी सेंट्रल फोर्सेस के साथ साथ काफ़ी न्यूट्रल उनका बिहेवियर रहा है। कई वीडियोस में हमने ऐसा देखा, खबरें ऐसी आती रहीं। और जहाँ तक बीजेपी के लड़ने का सवाल है तो वो कल रात को भी प्रूव हुआ। ममता बनर्जी को 4 घंटे स्ट्रांग रूम में बैठना पड़ा, तो सामने शुभेंदु अधिकारी ने अपना आदमी बैठा है कि तुम सामने बैठोगे। 1 इंच कोई जगह स्पेस देने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी को बीजेपी कहीं छोड़ नहीं रही है। बिल्कुल सर। और जैसे मेरा अपना ये मानना रहता है कि किसी भी एग्जिट पोल से ज़्यादा अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर के फीडबैक को लेना तो उससे ज़्यादा भरोसेमंद कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर बूथ पे उनके वर्कर महीनों से रहते हैं। और बीजेपी जैसी पार्टी तो 3-3, 4-4 महीने से लोगों को वहाँ पे कैंप कराई रहती है और इतना बड़ा फोर्स होता है। तो उसमें जो अगर प्रोजेक्शन के लिए वो डाटा ऑन रिकॉर्ड आके भले कुछ बोल दें, अंदर खाने सिस्टम को पता होता है कि फिगर कहाँ जा रहा है। तो दोनों पक्ष को अगर आप देखें, बीजेपी और टीएमसी को, तो एक चीज़ एकदम आपको समझ में आएगी कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल गजब का है और टीएमसी दबाव में है। और टीएमसी वाले ये ज़्यादातर आपको कहते हुए मिलेंगे, उनसे जुड़े हुए लोग की नेक टू नेक जा रहा है, ठीक। और बीजेपी वाले इतने कॉन्फिडेंस में कि वो ये बताने में लगे हुए हैं कि टीएमसी ने क्या क्या गलतियां की।
कहाँ चुनाव टीएमसी से खराब हुआ। दूसरी चीज़ कि सौरभ, पहले फेज के बाद जब बीजेपी में टॉप लेवल पे कुछ आइडियाज़ आए बाहर से, टॉप लेवल पे डिस्कशन करने के लिए कि ये सेकंड फेज के लिए ये करना चाहिए, तो सीधे ये निर्देश दिया गया कि कीप इट सिंपल। पहला फेज में जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बहुत आसानी के साथ बहुमत में जा रहे हैं। तो जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हो, दबाव में होते हो, तो बहुत कुछ ट्राई करते हो, बहुत कुछ उठपटांग बोलते हो, जो कि टीएमसी करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी एकदम कूल कमांड। आज के 2 दिन की अगर बैठक की बात करें सौरभ, हाँ, ये बीजेपी काउंटिंग डे को लेकर के क्या बैठक कर रही है? सोचिए, काउंटिंग डे के बैठक, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि बीजेपी का मानना था कि 2021 के विधानसभा चुनाव में हमारी 50-55 सीटें ऐसी खराब हो गई जो कि हम जीतते, लेकिन काउंटिंग में हेरफेर हुई, गड़बड़ी हुई, हमारे लोगों के साथ को या तो भगा दिया गया या फिर हमारे लोग बहुत इक्विप्ड नहीं थे इंफॉर्मेशन के मामले में। तो ये 2 दिन की बैठक है। आज 3 बैठक, कल 3 बैठक। एक बैठक में लगभग 30 विधानसभा के 6 लोगों को बुलाया जा रहा है और उनको बुलाकर भूपेंद्र यादव, जो कि 16-17 राज्यों में प्रभारी रह चुके हैं, चुनाव प्रभारी, वो बता रहे हैं कि आपको जब काउंटिंग होगी तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, बैलेट पेपर कैसे, बैलेट वोट कैसे खुलना चाहिए, उस पर अगर ऑब्जेक्शन करना है तो किस आधार पर ऑब्जेक्शन करें, ईवीएम जब खुल रहा है तो उस पर किस आधार पर ऑब्जेक्शन करें, सामने वाला अगर ऑब्जेक्शन करे तो उसे कैसे न्यूट्रलाइज करें। उसके पीछे वजह यह है सौरभ कि बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग काउंटिंग में लगे रहेंगे, उनका 3-3, 4-4 बार का एक्सपीरियंस है काउंटिंग कराने का, ज़्यादातर का। दूसरी तरफ बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता अलग कई बूथ पे, कई विधानसभा में नए हैं, उनको उस चीज़ का अनुभव नहीं उस तरफ में, तो उनके लिए ये ट्रेनिंग करके 2 दिन की ट्रेनिंग कि काउंटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। और बीजेपी का टॉप लीडरशिप, जैसे भूपेंद्र यादव की बात कर लें या सुनील बंसल की बात कर लें, जो वहाँ पे चुनाव संभाल रहे हैं, आमतौर पर होता है कि वोटिंग के बाद वो दिल्ली या दूसरे राज्य में चले जाते हैं। दोनों के दोनों 4 तारीख तक उनको वहीं रहना है, वहीं रह रहे हैं। तो ये काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी ना हो, काउंटिंग में आप अपनी पूरी इफिशियंसी के साथ लगे रहें। चलिए, मैं ये बात भी मान लेता हूँ कि ये सतर्कता भी सब बरत रही है भाजपा, लेकिन ये जो 29 और 4 के बीच में जो हम देख रहे हैं, कल जो हुआ रात को, आज भी एक आध जगह से, आज सुबह भी लोग पहुंचे वहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर, फिर उसके बाद कोलकाता पुलिस को बीएनएस की 163 धारा लागू करनी पड़ी कि हाँ कोई 5 लोग जमा नहीं होंगे। तो उससे क्या मिल जाता है? ममता बनर्जी को 4 घंटे कल स्ट्रांग रूम में बैठ के क्या मिल गया? कोई जिस चीज का सारा डिस्प्ले बाहर मॉनिटर पर दिया जा रहा है, सीसीटीवी का दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। इसका टेक अवे सौरभ 2 चीज़ें। पहली बात तो ये कि वो अपना ग्राउंड तैयार कर रही है 4 तारीख के बाद के लिए, कि ये बताएं कि हाँ हारे नहीं हराएगा। और अचानक पूरे चुनाव में 226 200 के पार का आंकड़ा नहीं आया, अब आ रहा है अचानक से 226 का, तो वो मैसेजिंग वो है। और दूसरी चीज़ आप उसमें एक और देखें टेक अवे, क्या बीजेपी को ये कहने की जरूरत पड़ रही है पब्लिकली कि हाँ आप यहाँ पे लोग रहें, हमारे लोगों को भी रहना चाहिए? ममता बनर्जी कह रही है कि मैं 4 घंटे हूँ तो आप लोग भी खड़े रहें, आप लोग भी रह सकते हैं। मतलब क्या है उसका कि आपका सिस्टम आपको उस रूप में सपोर्ट नहीं कर रहा है। अन्यथा ये कहने की मुख्यमंत्री को जरूरत नहीं थी, एक निर्देश खाली से अंदर से आता कि भाई सबको अपने अपने बूथ पे रहेगा, सब होते। ये भी बोला कि मैं चाहूं तो एक झटके में 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, वो आके बोलने का मतलब ही है कि वो दिखा रही है कि भाई हमारे पास सिस्टम उस रूप में नहीं है। और 2021 में बीजेपी जिस चीज को लेकर स्ट्रगल कर रही थी, ममता बनर्जी के कितने सांसद आपको ग्राउंड पे उस रूप में मेहनत करते हुए दिखे थे? तो उससे समझ में आ रहा है ना कि ढांचा आपका क्या है। और ये जो शाह और मात है ना, मुकाबला इन दोनों में है ही नहीं। अमित शाह की स्ट्रेटजी है वो सारी चीजें, और ममता बनर्जी का जो सिस्टम है उसके खिलाफ अभिषेक बनर्जी या जो सिस्टम। अन्यथा ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी से लोग नफरत कर रहे हो या उनके जो सपोर्टर हो अब उनसे चिढ़ रहे हो, उस सिस्टम से चिढ़ है जिस काम को इन्होंने किया। और ये बीजेपी का भी मानना है कि अगर उस चीज़ को ये काउंटर कर ली होती तो मुकाबला शायद डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसको फ्री छोड़ दिया। और एक एक्सपीरियंस लेके बीजेपी आई है उड़ीसा का। नवीन पटनायक आज भी बहुत लोकप्रिय हैं उड़ीसा में, लेकिन उनका नीचे का जो कैडर है वो बहुत ही करप्ट था, उससे लोग परेशान थे। तो वो जनादेश उसके उस सिस्टम के खिलाफ था। तो ये समझ में आ गया कि जो पॉपुलर है उस पर अटैक मत करो, फिर मामला पलट जाएगा। जो अनपॉपुलर है उसको और अनपॉपुलर करने की कोशिश कीजिए, उस पर अटैक कीजिए। सर एक चीज फिर अभी भी जो थी थोड़ी और नहीं समझ में आई है, ये प्रमाइस के साथ कि ये बहस हम मान के चल रहे हैं तब कि बीजेपी आ रही है, तो ये कैसे, ये सत्ता पलटी कैसे? आपने एक शब्द दिया था एक बार हमें हमारी बातचीत में कि बंगाल इज अ पार्टी सोसाइटी। इसकी पार्टी हर जगह है, समाज के हर जगह पेनिट्रेशन है पार्टी का, टीएमसी का,
जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, बताया कि भाई बीजेपी को लगता है कि काउंटिंग में भी गड़बड़ी हुई क्योंकि उसमें राज्य सरकार के कर्मचारी थे उस काम में, तो उन्होंने कुछ सीटों पर हमारा नुकसान कर दिया काउंटिंग के दिन। वो अचानक से वो सारा वो सिस्टम, वो तंत्र जिसने जो फेवर्स के लिए जुड़ा हुआ है पार्टी के साथ, वो अचानक कोलैप्स कैसे कर गया? एक सीआरपी लग गई, सेंट्रल फोर्स लग गई, उसने वो नहीं, लोगों में डर निकाल दिया, आप अपने मन का वोट दे सकते हैं, इतना तो समझ में आया। बाकी सारे एक्सटेंशन कैसे टूट गए अचानक? देखिए उसमें क्या है कि बंगाल में जो पार्टी सोसाइटी, द्वापायन भट्टाचार्य जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिफाइन किया था, बट वो रूलिंग पार्टी सोसाइटी है, रूलिंग पार्टी। अच्छा, बड़ा यूनिक है, लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं। बाकी जगह आप बोलेंगे कि मैं बीजेपी में लीडर हूँ या कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, वहाँ पे है आई डू पार्टी, कि मैं पार्टी करता हूँ, कि मैं सीपीएम करता हूँ या बीजेपी करता है। ये मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है, ये टीएमसी करता है। आई डू पार्टी मतलब वो कोई उसके बीच में गैप नहीं है, अद्वैत है ये पार्टी और व्यक्ति जो है वो अद्वैत का सिद्धांत है, वो सीधा पार्टी घुस जाती है आत्मा में, और बड़े अच्छे से बोलेगा कि ये नया नया बीजेपी करना शुरू किया है, मैं पहले से सीपीएम पहले हम सीपीएम करता था, अब हम बीजेपी करता है। तो वो आई डू पार्टी, तो कोई गिल्ट नहीं है इस बात का? बिल्कुल नहीं। और ये चीज सीपीएम के जमाने से आई कि उन्होंने 77 में पहली बार पंचायत इलेक्शन में डिसाइड किया कि जो पंचायत इलेक्शन होगा वो पार्टी सिंबल पे होगा। कांग्रेस ने तब विरोध किया कि दलहीन गणतंत्र, कि नहीं आप ग्रास रूट लेवल पे पार्टी मत लाइए। जो आप वहां पे सबसे बड़ा बीजेपी का राइज 2019 में कब हुआ? जब 2018 में पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी ने 40% वोट जगह पे नॉमिनेशन ही नहीं फाइल करने दिया अपोजिशन को। वासुदेव आचार्य 7 बार के एमपी थे, पुरुलिया में दौड़ा दौड़ा के मारा गया उनको जब वो गए। उसमें जब लगा कि भाई अब तो हमें कोई बचा नहीं सकता है सीपीएम के सपोर्टर्स को, वो एक मुश्त में जो है बाम से राम जो कहते हैं 19 में वो दिखा कि अब बीजेपी ही हमारी तारनहार है, सेवियर है। अब उसका तंत्र क्या होता था? तंत्र ये होता था कि जो भी शहर में पारा कल्चर है या गांव में टोला कल्चर है, ठीक है, उसमें आपको कैरम खेलता हुआ आप जाएंगे तो 4-5 लड़का मिल जाएगा, वो कैरम खेल, वो पार्टी का एजेंट है ही, वो कुछ नहीं करता, वो कैरम भी नहीं खेलता, वो पार्टी करता है, ठीक है, उसका खाना पीना खर्चा। और फिर पूरी की इकोनॉमी, कल्चर, और बहुत जगह तो शादी विवाह भी पहले, अब थोड़ा बहुत कम हुआ है, वो सब कुछ पार्टी आइडेंटिटी, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन जो है पार्टी के आधार पे है। कौन सा चैनल देखते हैं उस पर भी आपत्ति हो जाती है। अब कम हुआ है। अब उनका स्ट्रेंथ कहां से आता है? सीपीएम वाला तो सबसे बड़े गुंडे थे, टीएमसी के आने के बाद, क्योंकि उसको वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करती है, और एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा चीज ब्यूरोक्रेसी और स्टेट पुलिस। गुंडागर्दी जो होती है वो पुलिस के संरक्षण में होती है, ठीक है, पुलिस करवाती है, उसके बिना हो ही नहीं सकती है। अब इस बार क्या हुआ कि बंगाल में लोग कहते हैं ना कि बूथ जैमिंग एंड सोर्स जैमिंग, बीजेपी ने सिस्टम जैमिंग कर दिया, ओके, कि आपके स्टेट पुलिस का कोई रोल ही नहीं रहा, वाईफाई बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, कोई रोल ही नहीं। अभी देखिए काउंटिंग में भी वो हाई कोर्ट पहुंच गए, रिजेक्ट हो गया कि स्टेट ऑफिशियल्स को लाइए। ये पहला एक किसी ने लिखा आज की सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई कि वो जुडिशियल अफसरों को ही बंधक बना लिया, कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, किसी भी मामले में नहीं मिल रहा। निश्चित। और वो क्यों बनाया? क्योंकि आपको ये देखना था बंगाल में है कि बड़ा गुंडा कौन है। बंगाल में शरीफ पार्टी नहीं चाहिए किसी को, अच्छा, गुंडई के बेसिस पे पार्टी रूल करती है। सीपीएम ने ये सिखा दिया कि विरोधी को आने ही मत दो, विरोधी शून्य। 77 के बाद कांग्रेस खत्म, गलती से सिंगूर और नंदीग्राम तो बहस ही सेटल्ड है, पुलिस से बड़ा तो गुंडा होता ही नहीं कोई। हाँ, तो गुंडे को बड़ा गुंडा चाहिए तो धमकियां दोनों, उल्टा टांग के मारूंगा। और अभिषेक बनर्जी कोशिश की है न्यूट्रलाइज करने की कि इस बार हम अकेले देखेंगे, पिछली बार तो छोड़ दिए 2-4 जगह जहां अड़ाए थे, ठीक है। तो उस परसेप्शन वार में बीजेपी ने वो जो सिस्टम जैमिंग की, ओके, कि जिसके बल पे वो जो पार्टी सोसाइटी, अदरवाइज जैसे ही पार्टी जाती है वो भाग जाता है। तो पेट्रनेज जहां से मिल रही थी वो पेट्रन्स तो थे, लेकिन वो जिसके थ्रू फ्लो करता थी पावर, ताकत चली गई। एक तो हाँ, उन्हीं की ताकत चली गई जब सारी ब्यूरोक्रेसी टॉप लेवल पर जो है वो चेंज हो गई। एक ताकत बची, 30% से ज्यादा डेमोग्राफी जहां भी मुस्लिम की थी, ठीक है, वहां फियर फैक्टर। इसीलिए मेरा जो हेजिंग है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं जो सर कह रहे हैं, ये सब लोग कह रहे हैं उस संभावना से, मेरी हेजिंग की यही है कि वहां पे फियर के बहुत सारे मानक थे। ठीक है, आपने सिस्टम वाला फियर तो कम किया,
लेकिन किसी के दिमाग में साउथ 24 परगना, आप चले जाइए कोलकाता से सुंदरबन की तरफ, इतना वहां पे हिंदू अकेले में भी विस्पर करता है। ठीक है। वो फियर फैक्टर अगर रह गया कि कहीं गलती से टीएमसी, और देखिए अभिषेक बनर्जी दूसरे चरण में जो धमकियों का जो उसका स्टेटमेंट है वो बढ़ता चला गया। वैसी स्थिति में 1% अगर नो टू ममता यस टू बीजेपी नहीं हुई होगी तो इलेक्शन मुझे मैं अपना close शब्द लगता है। चेंज करता हूं फिर आपके लिए। आपको दुविधा नहीं है, आपको वहम है। वहम कैसे दूर हो सर? और ये 30% का भूत है भाई। 30% पूरे स्टेट में स्प्रेड नहीं है, एक जैसा नहीं है। ये कहीं 60% है, कहीं 10% है। तो 30% जब आप बोलते हैं तो उससे ये ध्वनि निकलती है कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 30% नहीं, जहां 30 से ज्यादा है वहां की बात हम कर रहे हैं। नहीं, 30% का ही जिक्र कर रहे हैं आप बार बार। तो वहां तो हमेशा रहेगा, हर राज्य में जिस दिन जनसंघ बनी उस दिन से है, कोई आज नया थोड़े है। और हर स्टेट में है। उत्तर प्रदेश में देखिए जहां 50% या उससे ऊपर है मुसलमान, वहां वो। सर मैं वैसे सज्जन के डिफेंस में एक चीज बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये जब से इस सिलसिले में अभी कुछ दिनों से हमारा मिलना जुलना हर दूसरे दिन हो रहा है, डे वन से ये कह रहे हैं कि अगर लोग स्वतंत्र होकर अपने दिल से वोट दे पाए तो माहौल बड़े ओपनली दिख रहा है कि बीजेपी को हैंड्स डाउन जीतना चाहिए। नहीं, हमको और किसी चीज पे एतराज नहीं है, केवल अगर पर है। अब वो अगर नहीं जा रहा उनका, अरे भाई सामने दिख रहा है, उससे तो जाना चाहिए। अरे सर, आप चुनाव ऐसा है कि फर्स्ट फेज की पोलिंग से पहले तक ये बात कहते तो ठीक थी। पोलिंग देखने के बाद, पोलिंग परसेंटेज देखने के बाद अगर ये कह रहे हैं आप, तो आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। हाँ भाई, कोई वजह है ये मानने की कि ममता बनर्जी का वोट बढ़ेगा? एब्सोल्यूट वोट बढ़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। डिक्लाइन बिल्कुल है। नहीं, वो दूसरी बात कर, वो कह रहे हैं पोलिंग परसेंटेज बढ़ गई। अब ये भी क्लियर हो गया कि जो एसआईआर से बढ़नी थी वो अलग है, उसके ऊपर भी बढ़ी है। एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोटर्स इस बार बढ़ गए हैं। तो वो ममता बनर्जी का वोट बढ़ सकता है क्या? आप बताइए। कतई नहीं बढ़ सकता। तो फिर बीजेपी का बढ़ा है, बिल्कुल, ये भी क्लियर है। दो ही प्लेयर है। हाँ बिल्कुल। फिर बट बात वही है ना कि दिन बढ़ते वाई बढ़ते 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 कितना बढ़ा, घटते 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 कितना घटा। इस कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ मेरी जो डिफरेंस है इनसे कि फोन ये पे बात करा दो एक। वेव इलेक्शन वही यही रह गया है इनका। उसमें एक चीज है कि जैसे ये वेव इलेक्शन नहीं है, हाँ, वेव इलेक्शन हिंदू सेंटिमेंट वेव का ये है, वेव मुस्लिम भी कंसोलिडेशन है। वेव का है। 4 मई को आपको पता चलेगा कि ये वेव इलेक्शन। वेव अगर है तो क्या होता है, कहां जाना चाहिए भाजपा को अगर वेव है आपके हिसाब से? वेव है तो मान लीजिए 70% में 70, मान लीजिए 49, फिर तो 200 के करीब जाना चाहिए। हिंदू वोट का 70% मान रहे हैं आप? बिल्कुल। और फिर 200 टच करेगी भाजपा? बिल्कुल, 48-49 पे तो आप आराम से कर जाएंगे। ठीक है। नहीं, केवल 49 मत गिनिए, ये गिनिए कि जो है पिछली बार 52-53% मिला था, 17% हिंदू वोट बढ़ा और उतना कम हुआ टीएमसी का। तो आप समझिए 13-14% वोट, हिंदू वोट टीएमसी का कम हो गया। वो डिफरेंस बढ़ा रहा है, वो ले जा रहा है 200 तक। वहां कहीं वो 30% का भूत नहीं है। उस भूत को बीजेपी ने उतार दिया है। उसको जो बड़े बुजुर्ग चाटा मार के दिक्कत दूर करा देते हैं सज्जन। इस बार बीजेपी ओझा लेकर गई थी, मजबूत ओझा, उस भूत को उतार दिया है। दिक्कत यह है कि हुगली नदी दिन में उत्तर से दक्षिण बहती है, रात में दक्षिण से उत्तर बह जाती है। ठीक है। समुद्र का जब उधर से आता है। एक चीज और होता है ना, जैसे कोई पार्टी अगर नीचे जा रही हो तो फिर कितनी नीचे आएगी पता नहीं रहता है, जब ऊपर जा रही हो तो फिर ऊपर कहाँ जाएगी वो भी नहीं पता होता। वो एक बार जब जाना शुरू हो जाए तो फिर वो बीच में कहीं रुकने जैसा होता नहीं है। और बाकी सारे फैक्टर्स के हिसाब से अगर देख लें, जैसे बीजेपी में एक सिस्टम था कि किसी भी कंस्टिट्यूंसी में किसी कैंडिडेट या कार्यकर्ता की तरफ से कोई गड़बड़ी हुई तो इनका जो उसको समझाने का, संतुष्ट करने का लेयर था वो 4 से 5 लेयर था। ज़िला, वहाँ वाली टीम, फिर आपने बाहर से जो विस्तारक संयोजक लगाए हैं, प्रभारी लगाए हैं, उनकी टीम, फिर प्रदेश वाले, फिर राष्ट्रीय वाले। टीएमसी के पास उस तरह का मैकेनिज्म नज़र नहीं आ रहा था। जो कुछ है बस एकदम सेंट्रिक। और ये इलेक्शन ऐसा नहीं था कि आप इस तरीके से लड़ सकें अनलेस अनटिल इनके पक्ष में कोई बहुत फेवर वाली बात होती, कोई लहर होती। क्या कोई ऐसा कारण नज़र आ रहा है कि टीएमसी के पक्ष में कोई वेव हो या कोई ज़बरदस्त जनसमर्थन हो? वो कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो सिर्फ अपने लिमिटेड कैलकुलेशन, अच्छा उनको जो घाटा हुआ है वो 2 चीज़ों का सबसे ज़्यादा घाटा हुआ, एक एसआईआर का और दूसरा उससे ज़्यादा बड़ा घाटा इतनी फोर्सेस के जाने का। अगर ये फोर्सेस नहीं होती और इस तरह से डिप्लॉयमेंट नहीं किया गया होता तो सारी चीज़ों के होने के बावजूद, सारे नैरेटिव होने के बावजूद रिजल्ट फिर से वही आता। सिर्फ एक चीज़ से आप अंदाज़ा लगाए नहीं, ममता बनर्जी कहें कि पुलिस हमारे लोगों को मार रही है। मार रही। ये ममता बनर्जी से 15 साल में कभी सुना था क्या?
और बीजेपी बंगाल पुलिस की शिकायत नहीं कर रही है। हाँ, एक भी शिकायत नहीं कोई की। शिकायत नहीं, उल्टे तारीफ। सिविक वॉलंटियर की भी शिकायत नहीं और हो उल्टे रही है। तारीफ हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल पुलिस का धन्यवाद दिया पहले फेज के बाद। तो उसे समझिए कि हाँ चीजें कहाँ जा रही हैं। नहीं, ऐसा कई जगह तो ऐसा लगा जैसे बंगाल पुलिस की फ्रस्ट्रेशन थी कि हम यार चलो हम कभी तो अपने इस काम के लिए वो उसमें काम भी एक करेंगे। कार्टेल प्रिविलेज्ड है ना, बहुत सारे लोग मार्जिनलाइज्ड हैं। आप ओसी किसको बना रहे हैं, इंचार्ज किसको थाने का बना रहे हैं, तो एक बड़ा हिस्सा वहां का फ्रस्ट्रेटेड तो है ही है उस सिस्टम का। बाकी रही बात, आपने कहा कि ये अमित शाह वर्सेस जो सिस्टम क्रिएटेड था बाय टीएमसी एंड अभिषेक बनर्जी, ये उसकी लड़ाई थी। बिल्कुल पूरी तरह से। तो चलिए, मैं समय एक्चुअली कुछ ज़्यादा समय इसके लिए रखना चाहिए था। 2021 का जिस दिन नतीजा आया, बीजेपी डिसअपॉइंटेड थी या बीजेपी को पता था कि हो रहा है? बीजेपी के नीचे के अगर ढांचे को देखें, जिन लोगों को इलेक्शन लगाया गया था, तो कई लोगों से मेरी उस दरमियान ही बात हुई थी जब मैं कोलकाता था वहाँ पे, वो बाकायदा ये कह रहे थे कि नहीं आ नहीं रही है सरकार, 70 से 80 आएगी। एक दिन तो ऐसा हुआ कि होटल में गृहमंत्री अमित शाह ने वैसे सारे प्रभारियों की लगभग 44 से 45 थे, उनकी बैठक ली। बैठक के बाद जब वो लोग बाहर निकले उस होटल में, मैं भी वहाँ मौजूद था, फिर उन्होंने बातचीत करना शुरू किया तो वो बताया कि नहीं 70-80 से ज़्यादा नहीं आ रही। फिर मैंने पूछा कि क्या आपने बताया उनको, तब उनका ये कहना था कि डांट खाना है क्या, कौन बताने जाएगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ काम दिया गया है, ये रिजल्ट की परवाह बोलते हैं कि काउंटिंग के दिन हो जाएगा। और ये बीजेपी की और गृहमंत्री अमित शाह की या पीएम मोदी की सबसे बड़ी ताकत है कि वो रिजल्ट के को सोच ध्यान में रख के अपनी ऊर्जा को कम नहीं करते। रिजल्ट को छोड़ देते हैं काउंटिंग डे के दिन, लास्ट डे तक जितना एफर्ट लगाना है लगाओ। तो जब रिजल्ट आया तो निश्चित तौर पे ऊपर के टॉप लीडरशिप के लिए वो झटका था, बट सिस्टम के लिए वो झटका नहीं था। इस बार अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो पूरे सिस्टम में जिस प्रकार का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है किसी भी लेवल पे, मतलब कहते हैं ना कि नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस, वो वाली चीज नजर आ रही है। तो ये सेटबैक मानेंगे इसमें अगर टीएमसी की जीत होती है तो करारा झटका, वो सेटबैक एकदम लगेगा कि ये कैसे केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहे। और वो समझ में नहीं आएगा इन लोगों को, क्योंकि सारी चीज़ों में जैसे गलती के हिसाब से अभी भी मेरी बात हो रही है कि गलती क्या रही बीजेपी की, तो पूरे इलेक्शन के दरमियान सिर्फ एक गलती, उसका भी बोला लो कि बहुत असर नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ के मुंह से जो निकला था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो जब टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि बाहरी लोग हैं बंगाल के कल्चर को नहीं जानते, उस कंडीशन में इस तरह के बयान का आना, वो थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन बहुत जल्द हमने उसको कंट्रोल कर लिया। ममता बनर्जी ने जो स्वामी विवेकानंद के वो बारे कर में दिया, हाँ। और उसमें एक दूसरी चीज, मतलब वो समस्या वाली बात उस रूप में रही नहीं। और पूरे इलेक्शन में बीजेपी के अंदर कहीं से कोई वो सेंस नहीं है कि हमको ये करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए, ये नैरेटिव चलाना चाहिए था, अगर आप कोई कमिट निकालने जाएं तो ऐसा कुछ ब्लंडर जैसा कुछ, ये हमारी छोड़िए सौरभ, उनको भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें कुछ और भी करना चाहिए था। तथागत राय सीनियर लीडर हैं, हम तो नहीं है पार्टी के साथ, गवर्नर भी रहे, अभी थोड़ी देर पहले 1.5-2 घंटे पहले ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि 21 में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी गलती जो हुई, हमारा जो कैडर था, हमारा जो एजेंट था, 12:30 बजे के बाद या तो भाग गया या भगा दिया गया या बिक गया। कैंडिडेट भाग गए थे बहुत तो जगह से। बोले उसके बाद फिर जीत की उम्मीद कैसे कर सकते थे। इस बार अगर आखिरी वोट गिने जाने तक वो मौजूद रहेंगे तो रिजल्ट में कोई समस्या नहीं होगी। और ये 2 दिन की बैठक उसी चीज़ को ध्यान में रखे हुई है। कल कोलकाता की होगी, कृष्णानगर आज रात में हो जानी है, तो 3 बैठक आज, 3 कल, और फिर वो सारे वर्कर्स को बताएंगे। तो बीजेपी ने 5 साल में हर जगह ग्राउंड पर अपना आदमी बैठा लिया है? नहीं, पिछले 3 महीनों में। अच्छा, एक बात बिल्कुल सर बताएंगे। अच्छा, दिसंबर तक तो फ्रस्ट्रेशन ये था, जो माहौल आपका बना है, निश्चित तौर पे वहाँ पे सुनील बंसल थे, बाकी सब लोग थे, लेकिन ये जो माहौल बना है ना, ये पिछले 3 महीनों का है। और इसीलिए ये 3 महीनों में इतना बड़ा हमने कहा कि टेक्टोनिक शिफ्ट हो जाएगा कि आप सिस्टम ही जैम कर दें, ये संभव नहीं था। ये अमित शाह जैसे लोग ही कर सकते हैं। नहीं, लेकिन उसमें सज्जन ज़्यादा ये है कि 3 महीने पहले ज़्यादा विजिबल नज़र आ रहा होगा। अन्यथा अगर बीजेपी के तैयारियों को आप ट्रैक करें ना, तो पिछले विधानसभा चुनाव के हार के बाद से ही क्या क्या समस्या रही थी उस पर काम करना शुरू किया गया था। और जब सुनील बंसल को डिप्लॉय कर दिया गया तो जाने ही जाते हैं हर बूथ पे अपनी तैयारी करने के लिए, तो वो अपनी क्या क्या कमी है, कहाँ कहाँ हमें क्या कुछ करना चाहिए, वो सारा चीज़ तैयार कर लिया गया था। और सितंबर के बाद जब भूपेंद्र यादव के यहाँ से भेजा गया है तो बीजेपी एकदम फुल फ्लेजेड उस मोड में आ चुकी थी कि इस इलेक्शन को हमें कैसे ले जाना है। किसी लेवल पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं था कि बाद में ट्राई कर रहे हैं, ये करेंगे क्या, इस तरह से स्ट्रेटजी होगी क्या, पार्टी में अलग अलग नेता हैं तो फिर उनको कैसे संभालना है। जैसे आपने उनका देखा होगा कि जो मतलब राजवंशी कम्युनिटी के नेता हैं शांतनु ठाकुर कुछ कुछ बोल जा रहे थे उटपटांग, जाहिर तौर पे पार्टी को वो बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन एकदम से समझ में आया पार्टी को कि अगर अभी इनको नसीहत भी दी जाए
तो बात बाहर न जाने किस रूप में जाएगी या फिर उससे हमारे वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, तो उसको सीधे टाला गया और इलेक्शन के बाद संभव है कि उनको डोज मिलेगा। लेकिन वो कॉशस अप्रोच जो था ना, वो एकदम से दिख रहा था बीजेपी का। संघ दूसरी तरफ से अलग लेवल पे लगा हुआ था। अच्छा, आप एक बात बताइए, जिसको आप सिस्टम जैमिंग कह रहे हैं कि मतलब ममता बनर्जी या टीएमसी का जो अपना सेल्फ क्रिएटेड सिस्टम का जो वो अनड्यू एडवांटेज लेकर के उनको जो बेनिफिट ले रही थी, उसको बीजेपी ने काउंटर कर दिया। अगर ये 2021 में किया होता तो 2021 में भी माहौल था बीजेपी के जीतने का? बिल्कुल था, बिल्कुल था। 2021 का सेंटीमेंट, हमने कहा ना कि सेंटीमेंट के हिसाब से 2021, चूंकि उस समय हमने शुरू से एक डिफरेंशिएशन जरूरी है, ये प्रो बीजेपी सेंटीमेंट नहीं था, ये बीजेपी डिफॉल्ट बेनिफिशियरी थी। एंटी टीएमसी हेट्रेड इतना ज्यादा था उसमें, गुंडागर्दी जो उस कल्चर पे सीपीएम के टाइम में जो भी फसाड होता था, करप्शन तो वहां का सबसे बड़ा पैरेलल इकोनॉमी है। सीपीएम के टाइम में क्या था, करप्शन जो था वो डिस्पर्स था, हर कोई उसमें थोड़ा बहुत स्टेक होल्डर होता था। टीएमसी ने क्रूडली, जो उसका एमएल होगा वही सारा क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग करेगा, वही सारे के सारे जो जिसमें कल्टीवेशन वगैरह के लिए फ्री लैंड है उस पे ये करेगा। और उसके अलावे जितनी तरीके से इन्होंने वायलेंस करना शुरू किया, खुलेआम सीपीएम ने क्या किया, गुंडों को पुलिस में भर्ती कर दिया, पढ़े लिखों को शिक्षक बना दिया, बोला पार्टी करो, डू सीपीएम। टीएमसी को ऐसा कुछ नहीं था, गुंडों को सीधा मेन स्ट्रीमिंग की गई। बड़े बड़े सिंपल जो लाइफ थी सीपीएम लीडर्स की, लोग बोले कि देखिए इसका 4 तल्ला मकान बन गया और बड़ा बड़ा गाड़ी पे ये चल रहा है। बंगाल में एस्पिरेशनल इंडेक्स इतना छोटा है कि 4 तल्ला मकान इज अ मार्कर ऑफ करप्शन। ये तो 21 में वो इतना स्ट्रॉन्ग हेट्रेड था। और इस बार जो हेजिंग है 21 के बाद की वायलेंस की है। देखिए एक बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, 2021 के बाद बीजेपी के सारे जो प्रदेश के नेता थे वो तो सिक्योरिटी लेके घूमने लगे, साउंड बाइट। पब्लिक को आपने 6-6 महीने बाद लौटे हैं और पैसा दे के लौटे हैं। पारे में जो पार्टी के एजेंट थे उनको पैसा दिया गया है, मार खाए, घर जला, बलात्कार हुए, सब कुछ हुआ, खासकर रूरल एरिया में। वो डर जो अपने गांव में लौटने के लिए पैसा देना पड़ा, 6 महीने बाद पैसा दे दे के लौटे हैं। और एक नहीं, ये बहुत बड़े स्तर पे कहानियां हुई है। ये पार्टी सोसाइटी होती है। तो जिसके साथ ये हुआ होगा वो भूलेगा तो कभी नहीं, कभी। और वही शायद इस बार भी नहीं चाहिए। एक और चीज़ सर देखिए, जैसे अजय पाल शर्मा का जो वीडियो आया था ना, तो और उसके बाद टीएमसी के लोग बहुत एग्रेसिवली इसको प्रचार कर रहे थे। बीजेपी के अंदर एकदम खुशी और सुकून वाली बात थी कि जितना प्रचार करो उतना अच्छा है। टीएमसी वाले इस रूप में प्रचार कर रही थी कि बाहर ही कह रहा है, गुंडे को बड़ा बीजेपी गुंडा कह रही थी कि गुंडे को हम लोग भी जब ठोक रहा है। वो वीडियो आया तो ये हमको लग रहा था कि ये तो अगर जो माहौल आप लोग बता रहे थे उसके बीच में, ये तो लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि जहांगीर खान की फैमिली को अगर ऐसे ठोका पुलिस वाला आकर के अगर वो दबंगई दिखाए तो वो लोगों को अच्छा लगता है ना, जहां पर अब तक केवल गुंडे की दादागिरी देखी है। नहीं, धर्म युद्ध वहां होता है ना जहां पे दोनों तरफ धर्म युद्ध का पालन हो। जी हाँ सर, हम कह रहे हैं कि गुंडे का जो उसका जो ऑरा है, भौकाल है, उसको आप खत्म कर दीजिए, उसकी ताकत खत्म। वो इसलिए है कि लोग उससे डर रहे हैं, उस डर को निकाल दीजिए, फिर गुंडे की कोई ताकत नहीं। तो जो अजय पाल शर्मा ने किया वही काम किया। उसके घर के सामने, उसके घर वालों के सामने कहा कि वो आएगा तो बता देना उसको, और उन्होंने इलाज करेंगे अगर कुछ गड़बड़ किया तो। उन्होंने थोड़ा सा किया और टीएमसी ने उसको फैला के बीजेपी का सारा काम कर दिया। तो कुछ असर हुआ? नहीं, ये यही तरीका है, यही तरीका है। देखिए आप वैसे जो भी बात करेंगे तरीका से, लेकिन पब्लिक के परसेप्शन में गुंडागर्दी के खिलाफ बड़ी गुंडागर्दी चाहिए। बड़ी गुंडागर्दी का मतलब ये हो गया, नहीं ये वो नहीं पूछ रहा, ये 40 मिनट की काउंसलिंग का कुछ असर हुआ? वो 4 देखिए मुझे अभी भी लगता है, मेरा जो गट फीलिंग है क्लोज रहेगा। चलिए बस क्लोज नहीं है। अब सोमवार तक प्रोग्राम भी नहीं है, ये क्या करें? सैटरडे संडे को आते नहीं है। चार को हम लोग सीख लेंगे, मतलब एक लेसन लर्न। बहुत शुक्रिया सर, बहुत प्रदीप जी, बहुत धन्यवाद आप प्रोग्राम में आने के लिए। सज्जन बहुत शुक्रिया, सब हंसी मजाक में बातें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र देख रहे थे आप।